किसी साहब ने CSS के इम्तहान में 2018 के CSS इम्तहान में एक कोई मजमून लिखा था। अच्छा। वो मेरी नज़र से गुजरा और वो बहुत कॉम्पैक्ट था, तो मैंने कहा उसको ज़रा सा, मैंने फिलहाल वो कर लिया था, अगर मौका हुआ तो मैं उसको पढ़ लूँगा थोड़ा सा। ये अंग्रेजी में है। इसमें इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 मेन रीजन जो आप कह रहे थे जुनैद साहब, आप जो 4-5 रीजन कह रहे थे वो 4-5 रीजन इसमें डिस्कस किए गए हैं। आप इंग्लिश में पढ़िए कोई नहीं, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। पहला रीजन कह रहे हैं हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल रीजन, ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर, ये पहला वो कह रहे हैं। This theory has been propounded by Hamdani, who censures the dominance of military bureaucratic oligarchy in Pakistan state structure. कि military और bureaucratic oligarchy जो थी ना पाकिस्तान state, it highlights the structural roots of dominance of non-political forces in the state system, which is embedded in colonial legacies. right. The perpetuation of this overdeveloped state structure obstructed the prevalence of civilian supremacy. Moreover, it encouraged state authoritarianism that further widened the gulf between two federating units. It also consolidated the dominance of strong center, which was reinforcing under military rule. Only a loose federation might have sustained. West Pakistan tried to contain Bengalis under a very strong authoritative structure as they were being colonized. तो ये पहला रीज़न उन्होंने दिया, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर रीज़न, कि हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है इसमें कभी भी सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं मिली। बिल्कुल, वो आज तक यही वो रीजन है आज भी। अच्छा, इसमें ना एक अभी मसूद मुफ्ती साहब का एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने जो निज़ाम भाई ने किताब का जिक्र किया है फ्रेंड नॉट मास्टर, उसको कोट किया और उसमें उन्होंने ये कोट किया जो किताब के अंदर लिखा हुआ है अयूब खान की, और उसमें ये किया गया कि जब पाकिस्तान बना तो जो फौजी अफसर थे वो लो लेवल के अफसर थे, कप्तान, और ये जब वो गए जो ब्रिटिश ऑफिसर्स गए तो इनकी एक्सेलरेटेड प्रमोशन और उसके लिए अयूब खान ने अपनी किताब में कहा कि हर एक बंदा अपने आप को बोनापार्ट समझता था। बोनापार्ट का कद छोटा था और वो अपने आप, और वो कह रहे थे कि हमें क्यों नहीं, आपके शायद दिल में हो कि 35 साल की उम्र में लोग जो है आर्मी और एयरफोर्स के चीफ बन गए, जिसमें आज साहब जो बने थे पहले 35 साल की उम्र में एयरफोर्स के चीफ बन गए जी। दूसरी बात ये हुई कि उनका जो एक ना सिर्फ ये कि वो चीफ बन गए, लेकिन उनके असरात इतने बढ़ गए कि एक यूनिफॉर्म ऑफिसर डिफेंस मिनिस्टर था, तो अयूब खान डिफेंस मिनिस्टर एक यूनिफॉर्म जो था वो, तो इसके बारे में थे ना पहले डिफेंस मिनिस्टर वो यूनिफॉर्म पर्सन बन गया। तो ये जो आप बात कर रहे हैं उसकी बात, ये स्ट्रक्चरल रीजन में से दिया। दूसरी बात बताए, ईस्ट वेस्ट डिफरेंसेस, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जो था, इंडिया वाज सेपरेटेड टू विंग्स, फिर लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे जो कि काफी जिक्र किया। अच्छा, तीसरा डिफरेंस कहा सोशल स्ट्रक्चर में। वेस्ट पाकिस्तान हैड डोमिनेंट शेयर इन मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी, while Hindus in East Pakistan dominated the economy and government jobs. East Pakistan's social structure was heavily dominated by non-Muslim forces that had inclination towards India. ये एक रीजन से दिया सोशल स्ट्रक्चर। Demographic differences. There exists a demographic difference between the two wings. East Pakistan has constituted 56% of the total population, while the
West Pakistan had remaining 44%. Cultural differences. The people of East Pakistan were radically different from their counterparts in West Pakistan in a number of cultural traits. मौसीकी वहाँ पे There was hardly any interaction between them. Moreover, Pakistan army almost wholly consists of Punjabi Pashtun population who could not understand the dynamics of Eastern Wing. ईस्ट में हमेशा से वहाँ पर वो म्यूजिक और वो सब गाना नाचना उनके कल्चर में दिखता था. आप इसके बारे में कुछ फर्स्ट हैंड बताएंगे? नहीं उनके वहाँ तो वो बचपन में से बच्चियों को वो डांस सिखाते गाना सिखाते हारमोनियम पे बैठ के और तबला सारी चीज़ों की वसती उनके खून में है. तो वो स्कूल में जाने से पहले ही घर में सारी तरबियत होती थी उनकी. उसके बाद फिर वो स्कूल जाते थे वहाँ भी ड्रामे वगैरह होते उसमें पार्टिसिपेट होते हैं रिकॉर्डिंग वो वहाँ की जो और बच्चों का जो ना उनके ताल्लुकात बहुत क्लोज थे. वो जिस तरह हमारे यहाँ नहीं कि मुझसे बात नहीं करनी वो सब आपस में बातें करते थे. अब ये नहीं कि गलत उसमें नहीं लिया उसको ऐसे उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं उनको बात करने उनको ना. आप किसी वक्त वहाँ की लड़की आपसे बात कर सकते हैं ना कोई बात पूछनी आपसे पूछ लेंगे. तो कॉलेज में स्कूल में कोई ऐसी बात नहीं थी. लोग आपस में बात करते बैठे बातें करने का वो फ्री थे ज़्यादा. उनमें वो कॉम्प्लेक्स नहीं था कि अभी मर्द औरत आपस में नहीं मिलेंगे या इस्लाम का उनको उतना वो नहीं था कि ठीक है मुसलमान वो अच्छे मुसलमान कैसी बात इस्लाम का हवा बना के नहीं बिठा रखा था कि भाई बात ही नहीं करो किसी से. या ये नहीं था उसमें. वो तो आराम से अपने वो डांस भी करते थे कॉलेज में. तो ये कल्चरल डिफरेंस बहुत वादे थे. इसको शायद समझाने के लिए समझा नहीं ठीक बात. तीसरी बात बता रहे हैं कि जर्नल रीजन्स. उसमें पहली बात कही है इंट्रा रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज. Before partition of India, Muslims of East Bengal generally believed that their economic hardships and miseries were due to Hindu landlords and industrialists who exploited the resources of their land. After the partition, it was hoped that Bengali Muslims would be able to utilize their own resources, but unfortunately, that did not happen. Moreover, East Pakistan could not benefit from the rapid industrialization of the country. दूसरी बात कही political containment of Bengalis. In the initial years of Pakistan, it was believed that strong Muslim League was essential for the construction of the country. But the assertion turned out to be wrong because the progressive group of Maulana Bhashani and Ataur Rahman broke away from Muslim League and set up the Awami League. The League became very active and enjoyed better status in East Pakistan than Muslim League. The fall of Khwaja Nazimuddin government also sowed the seeds of discord. अच्छा, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को जो हटाया गया था वो भी एक किस्म की वहाँ की तो नेगेटिव ही बेहुदा तरीके से हटाया. बेहुदा तरीके से. हाँ, वो अनएथिकली. इसको भी जरा आप ध्यान दें. नहीं उसको मुझे याद नहीं कि वो सब पुरानी मैं उसको छोड़ा था. लेकिन इस पे है कि उन्होंने जब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को हटाया तो उसको उन्होंने वहाँ लायक नहीं किया. जिस तरह हसन हुसैन शहीद सरवर्दी जो वहाँ इनका कहते हैं उनको कत्ल किया गया, उनको जहर दिया गया. तो वहाँ बैरूत में वो जो बैरूत में उनका निकाल हुआ वो गए थे विजिट पे. तो वहाँ तो उसके बाद वो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान से हुसैन शोहर क्योंकि हुसैन सोहरवर्दी का बड़ा रोल रहा है मशरकी और मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान बनाने. नाज़िमुद्दीन और ये सोहरवर्दी दोनों काफ़ी उनका काफ़ी वो आज़म के साथ थे सब बहुत नज़दीक रहे. तो इनको उनका एक तो उनको हटाना दूसरा उनकी मौत बाद में सोहरवर्दी की मौत. तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का हटाना और सोहरवर्दी की मौत ये दोनों ने नेगेटिव बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुई. तीसरी बात जनरल रीजन बता रहे हैं अयूब्स प्रोलॉन्ग मिलिट्री रूल. Bengalis could never reconcile themselves to an army-controlled system because of their negligent share in the armed forces. The era of Ayub Khan curbed the freedom of expression. Bengali opposition to martial law was expressed in extremist slogans. Some Bengali politicians sponsored and encouraged underground organizations like East Pakistan Liberty Party
which circulated posters and leaflets making demands ranging from autonomy to independence. The atmosphere and the system created by martial law negated the impact of some of the youth measures that had benefited East Pakistan. Basically, जो ईस्ट पाकिस्तान में बेनिफिट हुआ था वो सब आजम खान की दौरान हुआ था. ये खाना वो लगाई है, वहाँ इंडस्ट्री में लगी थी, ऐसी बात नहीं है. इस हाँ, इस पाकिस्तान में शुगर मिल लगी, काफ़ी जूट मिल लगी, पेपर मिल लगी. अयूब खान के ज़माने में हुई तरक्की हुई है, जैसे वेस्ट पाकिस्तान में हुई थी. वेस्ट पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री लगी अयूब खान ज़माने में लगी, ठीक है, वो हम पार्ट फ्रॉम के मिलिट्री है. उसके बाद तो इंडस्ट्री सब खत्म हो गई, उसके बाद तो इंडस्ट्री लगी नहीं आज तक मेरा ख्याल है ना. ईस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्री का बड़ा सोशलिज्म के उससे हुआ ना कि जो नेशनलाइज कर नहीं, मैं कह रहा अयूब खान में जो ठीक है मिलिट्री आते हैं, वो डिक्टेटर थे, सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत सारे काम किए. और आप ईस्ट पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री लगी और वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की शिपिंग इंडस्ट्री, PIA और जितने इंडस्ट्रीज आती हैं यहाँ लगे, कॉटन की भी इंडस्ट्री लगी. ईस्ट पाकिस्तान में जूट की इंडस्ट्री लगी, शुगर मिल लगी. लेकिन इस पे भी इस पे भी एक राय है. वो राय ये है कि बस एक ये उस पे एक राय है कि बेसिकली जब पाकिस्तान बना तो जो ब्यूरोक्रेसी आई और जो लोग आए वो बड़े जोश से उन्होंने काम किया. जो पहले 10 साल हैं पाकिस्तान के, उसमें जो हमारी इंतजामिया थी वो जिसमें हमें जो अंग्रेज से ब्यूरोक्रेसी मिली थी, हर चीज में हम लोग बहुत आगे थे. चाहे वो इवन खेल हो, खेल के मैदान में हमारे बहुत अच्छे थे. ओरिएंट एयरवेज के 2-3 जहाज थे, वो बन गई. हमारी बैंकिंग की जो इंडस्ट्री थी वो बहुत जबरदस्त थी. और उसी का जो एक आंसर था वो अयूब खान के दौर में गया. बुनियादी तौर पे जो इन लोगों ने काम किया वो उसका ये कहते हैं, और उसी का एक जो फैलाव या बहाव था उसका अयूब खान के शुरू के दौर में. अयूब खान का पहले 5 साल जो था उसमें कुछ हुआ, उसके बाद तो बस उसके बाद अभी हम नमाज से कर लें फिर हम